हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक लेकर आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए है। हमारा सेट नंबर 122 है। इससे पहले हमारे सेट नंबर 121 अपलोड हो चुके हैं। ये हमारी डेली सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ये हमारे शिक्षण हम शोध अभ्यर्थी संबंधित टॉप MCQ हैं। ये आपकी जब तक परीक्षा नहीं थी तब तक आपके लिए यूँ ही लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा हमारी पेपर सेकंड हिंदी की वीडियोज अपलोड होती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जहाँ आपको अन्य टॉपिक पर वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है? सर्वसमीका का नियम, प्रकृति में अपरिवर्तनीयता, प्रकृति में सामंजस्य, प्रकृति की समस्या या समरूपता। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है, यानी कि पहले से ही कल्पित है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकृति की समरूपता जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। यदि इस प्रतिज्ञप्ति को असत्य मान लिया जाता है तो निम्नलिखित में से किस आधार वाक्यों को निश्चित रूप से सत्य मानने का दावा किया जा सकता है? सही कूट का चयन कीजिए। सभी पालतू पशु खुखार होते हैं। जी हाँ, अधिकांश पालतू पशु खुखार होते हैं। कोई भी पालतू पशु खुखार नहीं होता है। कुछ पालतू पशु खुखार नहीं होते हैं। इसका ए बी, केवल ए, सी डी, केवल बी। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, ए और बी हो जाएंगे। ये सभी पालतू पशु जो है खुखार होते हैं और कोई पालतू पशु खुखार नहीं होते हैं। दोनों ये हमारे ये भी है ना। देखिए, अधिकांश पालतू पशु खुखार होते हैं, दोनों ये हमारे सही हो जाएंगे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यंग्य चित्र विधि के संदर्भ में सही नहीं है? ये बिल्कुल सही नहीं पूछा गया। यह तर्कों की वैधता की परीक्षण की एक विधि है। यह एक चित्र में न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्यों को प्रदर्शित करती है। इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। इसका वर्गों के अलावा आधार वाक्यों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो व्यंग्य चित्र, वेन डायग्राम जो होते हैं, व्यंग्य चित्र होते हैं, विधि के संदर्भ में पूछा गया है, जो सही नहीं है पूछा गया है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाए। इसमें निरपेक्ष न्याय वाक्य के मानक रूप के दो आधार वाक्यों के लिए परस्पर व्याप्त दो वृत्तों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं, इसमें तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार कम है और अधिक लघु है, तो अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का उपयोग होता है। तो इसको बनाने में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? यानी यूनिवर्सल सीरियल बस माउस का, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ब्लू रे ड्राइव का, या सॉलिड टेस्ट हार्ड ड्राइव का। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया है जिसका भार बिल्कुल ही कम है और अधिक लघु यानी कि बहुत छोटा भी है, तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में कम बिजली का भी उपयोग करता है। यानी कि जो पहले से लैपटॉप बने हुए हैं वे अधिक बिजली खपत करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल ही कम करता है। तो इसके बनाने के लिए तो कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है? ये सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का किया गया है। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पतों को जान सकेगा? टू CC BCC। निम्नलिखित ईमेल फील्ड्स में से स्वामी को, जिसको मैंने संदेश भेजा है और आपको संदेश मिला है, तो यानी कि आप हो गए स्वामी, तो संदेश मिलने पर वह कौन से ईमेल पते को जान सकेगा? यानी कि जो आपके पास जो ईमेल पता पहुंचेगा वो किसको जान सकेगा? ए ram@test.com, फिर बी है ram@test.com, फिर raj@test.com, या ravi@test.com। ठीक है, तीनों ही चारों पूछे गए इन्होंने। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर जो है। ठीक है, टू जो लिखेंगे हम वो भी मिलेगा। ठीक है, ram@test.com हो जाएगा।
फिर है दूसरा राज टेस्ट.com भी हो जाएगा हमारा CCB, और अभी टेस्ट.com में। ठीक है साथियों, इस प्रकार हो जाएगा हमारे 2 और B, तो CC होता है वो भी होता है और 2 भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए, जिसमें पहले लघुतम इकाई से प्रारंभ करते हुए दीर्घतम इकाई की ओर चलेंगे, जो सबसे छोटी इकाई है, और उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी। इस प्रकार ही पूछा गया है कि किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट या बिट। जिसमें से देखिए कूट दिया गया नीचे, इसमें से कूट हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C जो हमारा बिल्कुल C हो जाएगा। पहले F आएगा, B आएगा, इनकी सबसे पहले छोटी इकाई जो होती है बिट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद बाइट होती है, फिर हमारे किलो बाइट आएगी, फिर उसके बाद हमारा टेरा बाइट आएगी, फिर एक मिनट साथियों, बिट है ना, ये मैंने भी ये आएगा हमारा, पहले हमारा बिट आएगी, फिर उसके बाद बाइट आ जाएगी, फिर उसके बाद किलो बाइट आएगी, फिर हमारा मेगा बाइट आएगी, किलो बाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, और उसके बाद टेराबाइट। इस प्रकार हो जाएंगे हमारी। सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, और उसके बाद टेराबाइट, यानी कि जिसे टी भी कहते हैं हम। ठीक है साथियों, चलिए फिर अगले प्रश्न चलते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? P, Q, R दिए गए हैं हमारे। तो रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं हम, वोलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। तो नीचे कूट दिया गया केवल P, केवल Q, P और Q या P और R। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका केवल Q हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर B जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल Q हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रैम कहते हैं या वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बिल्कुल सही है? तो सही पूछा गया तो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, जिसे हम रैम कहते हैं, ये वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय हितैषी संसाधन है, जिसका 21 में उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, बंजर भूमि के विकास में, बांध और जल धारण संरचनाओं में या ईंट उद्योग में। नीचे कूट दिया गया है केवल A-P-D है, केवल B-C-D, केवल A-C-D या A-B-C-D। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश एक पर्यावरण हितैषी संसाधन है, जिसका किसमें उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, A-B-C-D, यानी कि चारों ही हो जाएंगे हमारे साथियों। सूक्ष्म पोषक के रूप में कृषि में, फिर बंजर भूमि के विकास में भी, बांध और जल धारण संरचनाओं में भी और ईंट उद्योग में भी। इन चारों कथनों में ही इनका उपयोग किया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है? भूकंप, भूस्खलन, प्रबंजन या हेरिकेन या सूखा। ये प्राकृतिक विपदाएं हैं, सभी हैं, और प्राकृतिक विपदाओं के तहत एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्राकृतिक विपदाओं के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका निश्चित प्रारंभ, देखिए निश्चित प्रारंभ है और अंत नहीं होता है। ये पूछा गया कि तो निश्चित प्रारंभ तो है उसका, लेकिन अंत नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? भूकंप, भूस्खलन, प्रबंजन या हरिकेन या सूखा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D है, ये सूखा है। ठीक है साथियों, देखिए निश्चित प्रारंभ तो है इसका, लेकिन अंत नहीं होता है सूखा का। ये भूकंप आते हैं झटके कुछ समय के लिए होते हैं, 1 या 1 मिनट के भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये भूस्खलन भी होता है, जब बारिश होती है वहाँ से पहाड़ सरकट जाते हैं। ये प्रबंजन हरिकेन होता है, जो तूफान आनी होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अभी कथन दिया गया है, अंतः वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। तर्क दिया गया, अंतः पर्यावरण में वायु प्रदूषकों का विसर्जन अपेक्षाकृत सीमित होता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर को चयन कीजिएगा। A-M-R दोनों सही है और R-A की सही व्याख्या है। A-R दोनों सही है, लेकिन R-A की सही व्याख्या नहीं है। A सही है, R गलत है। A और R दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? इसका B हो जाएगा।
तो ए आर तो हमारे दोनों सही है, लेकिन आर जो है हमारी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमारे दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी है, विशाल जल विद्युत परियोजनाएं एलएचपी है, परमाणु ऊर्जा एनई है और नवीकरणीय ऊर्जा आरई है, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव मात्रा और लघु जल विद्युत परियोजनाएं सम्मिलित हैं। ये पहले टीपीपी, आरई, एलएचपी, एनई, इस पर आप पढ़ेंगे तो इसमें से थोड़ा इन्हें पूछा क्या गया। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में इनके योगदान के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा स्रोतों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ये ऊर्जा स्रोत हैं और इनके में सही पहचान करनी है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा साथियों। सबसे पहले हमारा टीपीपी आएगा, ये ताप विद्युत संयंत्र हो जाएंगे। उसके पश्चात हमारे आरई आएगा, इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं हम। फिर एलएचपी आएगा, विशाल जल विद्युत परियोजना है हमारी। उदाहरण के तौर पर जो ये हमारा भाखड़ा बांध है, वहाँ पर जो बिजली बना जाती है, बांध के ऊपर से पानी गिरता है और जो पंखे लगे हुए हैं तो उन पर, ठीक है साथियों, ये विशाल जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। ये और इसके पश्चात हमारा न्यूक्लियर एनर्जी या जिसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है? अनियमित लघु स्तरीय उद्योग, असंशोधित वाहित जल मल, कृषि व ताप विद्युत संयंत्र। भारत की नदियों में निम्नलिखित में से किसको प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाए? जो कोई नदियां हमारी उनमें जो प्रमुख स्रोत हो रहा है प्रदूषण का, उसे क्या किसे माना जाता है? इसे हम अशोधित वाहित मल होते हैं, जिसके बड़े बड़े कारखाने लगे हैं और अपना जो मल जल होता है, जो भी प्रदूषण जो पानी होता है इनका, ठीक है, वो उसमें नदियों में बहा दिया जाता है। तो उसी की वजह से अशोधित वाहित मल होता है, इसी को शोध नहीं किया जाता और उसे ऐसे ही डाल दिया जाता है नदियों में, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा अधिक बढ़ रही है। जैसा आपने देखेगा अभी यमुना नदी में काफ़ी फिर से लॉकडाउन लगा था, उस वक्त हमारी सब देश की जितनी भी नदियाँ वो सभी पवित्र हो गई थी, लेकिन अब जो है फिर से ही जो यमुना नदी है, गंगा नदी, उसमें फिर से वही हो गया है, मैली होने लगी है, प्रदूषण होने लगा सबसे ज़्यादा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूनाइटेड किंगडम, इसे यूके कहते हैं। तो नीचे कोड देगा ABCD, केवल ABC, ACD या AC। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A और C हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद आती है हमारे विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ही आती है, इनकी तीसरे नंबर पर आती है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किस में PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IISc, IIT, NIT, IISER और IIIT। IISc, IIT, NIT, IISER, IIIT और राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT और IISc में सही आंसर हमारा साथियों क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किस में PhD कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? देखिए IIT और IISc के लिए है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का। तो नीचे कोड दिया गया ABCD, केवल ABC, केवल ACD या केवल ABD। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? केवल B हो जाएगा, ABC हो जाएंगे। तो विपक्ष का नेता जो है उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं, किस चीज का करती हैं? ये केंद्रीय सूचना आयुक्त का, ठीक है साथियों। फिर है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का,
उसके पश्चात है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का। इन तीनों के लिए होते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह एक लेखा विधि है, कार्य है। यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। तो नीचे कोड दिया गया है केवल ABD, केवल AD, केवल ACD, केवल BCD। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, केवल A और D हो जाएंगे। जेंडर बजटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है? जो सही पूछा गया है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल A और D हो जाएंगे। यह एक अलग बजट है जिसमें महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। और तीसरा, यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। यह एक और बजटिंग नवोन्मेष है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हम। भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनियमित अभिवृद्धि, कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव। ABCD, केवल ABC, केवल ABD, केवल AB। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, A और B हो जाएंगे, A और B। तो भारत में नागरिक केंद्रित प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? जो बाधाएं पूछी हैं, सरकारी नौकरशाहों के सख्त और अनियमित अभिवृद्धि, युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों का अभाव, सॉरी दोस्तों, कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। ये दोनों ही कथन हो जाएंगे हमारे सही। तो चलिए साथियों आज की जो हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।